नेक्स्ट टॉपिक है अपना इंटर हैलोजेंस कंपाउंड्स। तो इंटर हैलोजेंस कंपाउंड्स क्या होते हैं? इंटर हैलोजेंस कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स हैं, मतलब दो हैलोजेंस जब रिएक्ट करेंगे और जो कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी उसे इंटर हैलोजेंस कंपाउंड्स कहा जाएगा। मतलब हैलोजेंस एटम्स हैलोजन एटम के साथ ही रिएक्ट करेंगे, रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स यानी रिस्पेक्टिव ग्रुप के एलिमेंट के साथ जब वो रिएक्शन करते हैं तब वो फॉर्मेशन करते हैं इंटर हैलोजेंस कंपाउंड्स। तो इंटर हैलोजेंस कंपाउंड्स की अगर बात की जाए तो ये कुछ इस टाइप के एग्जिस्ट कर सकते हैं। कौन सा टाइप लिख लो, एक्स एक्स डैश हो सकते हैं, एक्स एक्स डैश 3, एक्स एक्स डैश 5, एक्स एक्स डैश 7। ये 4 टाइप्स के इंटर हैलोजेंस कंपाउंड्स अपने को बाजार में देखने को मिलते हैं, मतलब इंटर हैलोजेंस कंपाउंड्स के बाजार में देखने को मिलते हैं। अब इसमें से दो एलिमेंट्स मैंने एक को X लिखा है, दूसरे को एज ए एक्स टैक्स से डोनेट किया, तो इसको समझ लो इसका लोचा क्या है। दोनों को सेम टू सेम कर सकते हैं, पर सेम टू सेम में आइडेंटिफिकेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर मैं इसको भी X लिखूं इसको भी X लिखूं तो X X हो जाएगा, तो वो समझ नहीं आएगा उतना अच्छे से। बट इसीलिए मैंने एक को एक्स डेक्स लिख दिया है और एक को एक्स। और इसका दूसरा मीनिंग ये भी है कि इसमें से जो एक्स होता है वो हैवियर एलिमेंट होता है, यानी जिसका साइज क्या हो, हाई साइज एलिमेंट। ठीक है, ये भी है एक कारण। और एक्स डेक्स क्या हो जाएगा, लेस साइज एलिमेंट, मतलब जिसकी साइज छोटी हो। ये भी बात है, ये भी अंतर है। और ये भी मतलब लिखने के दो कारण है, तो पहला साइज आइडेंटिफिकेशन लिख लोगे कारण, और दूसरा साइज का मैटर। ठीक, तो चलो एक दो एग्जांपल लिखते हैं, फटाक से इसको रब कर दूं क्या? वीडियो तो क्लियर है ना? हाँ भाई एक नंबर है, रब कर देते हैं। चलो तो सिंपल से एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। अगर मैं क्या करता हूं, क्लोरीन लेता हूं Cl2 और उसके साथ साथ F2 ऐड कर देता हूं, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, ClF। ठीक, CFL नहीं ClF, यानी क्लोरीन फ्लोराइड मिल जाएगा। ठीक, एक इंटर हैलोजेंस कंपाउंड है। अब इन दोनों में से आप देख सकते हो कि जो क्लोरीन है वो एज अ हैवियर एलिमेंट है, फ्लोरीन है वो एज अ लेसर एलिमेंट है, मतलब उसका साइज क्या होगा, छोटा होगा। तो इसमें ये X बन जाएगा और ये X डैश बन जाएगा, तो रिस्पेक्टिव लिखने के कारण भी मालूम चल गया। एज अ इसका एग्जांपल भी लिखने लेना ClF। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, अगर इसी एग्जांपल में मैं थोड़ा सा चेंजेस कर दूं, F2 को एक्सेस में ले लूं, एक्सेस में मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में ले लूं, तब मेरे को मिल जाएगा ClF3। ये मिल जाएगा मेरे को XH-3 का एग्जांपल, तो उसका एग्जांपल भी लिख लेना। पहला रिएक्शन, दूसरा रिएक्शन, तीसरा रिएक्शन। अगर मैं क्या कर दूं, सिंपल इसी की जगह आयोडीन ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल एज आयोडीन, I2 प्लस Cl2 कर दूं, और इसी तरह से तो मेरे क्या मिल जाएगा, ICl मिल जाएगा, पहला एग्जांपल। ठीक है, चौथा I2 प्लस Cl2, ये केस इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि एग्जाम में आपको पूछ सकता है EXC, ये एग्जाम में पूछ सकता है। अगर कुछ नहीं लिखा एग्जाम में तो आप क्या लिखोगे, ऐसा ये वाले एलिमेंट। अगर एग्जाम में स्पेशली बताया गया है कि एक्सेस में है, तब ये इसका एग्जांपल क्या लिखोगे, अगर रिएक्शन आया तो ये वाला लिखोगे। ठीक है ना, एग्जाम में कंफ्यूजन के लिए पूछ देता है। अगर कुछ नहीं दिया तो हमेशा क्या लिखना है, ऊपर वाले को लिखना है। तो ये क्या बना लेगा हमारा ICl3 बना लेगा। समझ आया, क्लियर है, लिखिए। चलो नेक्स्ट एग्जांपल भी डालो, पांचवा। अगर मैं क्या कर देता हूं, I हो गया, Cl हो गया, Br ले लेते हैं, ब्रोमीन अभी बाकी है, Br ले लेते हैं, उसके साथ साथ फ्लोरीन ले लेते हैं, Br2 प्लस F2। एक्सेस में नहीं ले रहा हूं, पर इसके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्या है, केस चेंज हो जाता है। क्या बना लेता है, ये BrF3 शुरू में ही बना लेता है। इसका सेशन केस के इस तरह ही मान के चलो कि BrF3 एक्सेस में ना लेने के बावजूद भी BrF3 बना लेता है, तो इसको एज ए स्टार पॉइंट मान के चलना। ठीक है ना, एक इसी में इसी का रिएक्शन अगर मैं क्या कर दूं, नेक्स्ट एक्सेस में ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्सेस में ले लो,
चलो एक्सेस में मैंने इसको ले लिया, तो मेरे को क्या मिल जाएगा फाइनली, ये मेरे को मिल जाएगा BRF5। चेंजेस मिला, इसके लिए एग्जांपल लिख लो। जो X-7 है, वो जो कंपाउंड्स अगर कोई बनाता है तो जनरली वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होते, वो ब्रेक डाउन कर जाते हैं, तो इसीलिए वो ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। बट ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स, ये सारे के सारे क्या हैं, एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट हैं। हो गया कंप्लीट स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट, इंटर हैलोजेंस कंपाउंड। इंटर हैलोजेंस कंपाउंड्स की कुछ और कैटेगरिया है। अगर ये सेल्फ एटम्स के साथ किया जाए, जैसे फ्लोरीन फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये क्या फॉर्मेशन करेगा, ये डाई हैलोजेंस फॉर्मेशन करेंगे, मतलब फ्लोरीन प्लस फ्लोरीन गिव्स मी F2। ठीक है, F2 प्लस F2 गिव्स मी सॉरी फ्लोरीन सिंगल गिव्स मी डाई फ्लोरीन, सिंपल सी। ठीक है, जैसे क्लोरीन प्लस क्लोरीन मिल जाएंगे, क्लोरीन प्लस क्लोरीन गिव्स मी डाई क्लोरीन। तो ये खुद के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। जो हमारे पास नॉर्मल क्लोरीन का अवेलेबल स्टेज है, यानी जो अपन को फ्री स्टेज में अवेलेबल है, वो डाइक्लोरीन ही अवेलेबल होता है। डाइक्लोरीन का भी जस्ट केस स्टडी भी करना बाकी है, उसको भी देखेंगे। हो गया ये, तो नेक्स्ट टॉपिक डाल लो। इसी में जो अपने पास रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स, इसमें से X-3 है, X-5 है, ये इस टाइप के एलिमेंट, और X-7, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, मतलब इसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, इसको भी लिख लो, तो इंपॉर्टेंट है। ठीक, मान लेते हैं मेरे पास क्या एग्जांपल है, X-3, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्या, BRF3 ले लेते हैं एक एग्जांपल। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, इसका स्ट्रक्चर अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर मेरे को मिल जाता है। Br टोटल 7 बॉन्ड्स फॉर्मेशन करता है, तो 3 बॉन्ड हो गया, और बचे कितने, 4, तो 2 ठोक क्या बन जाएंगे, एज अ लोन पेयर बना दो। ठीक, तो ये क्या है, किस टाइप के स्ट्रक्चर शो करते हैं, ये बेंट टी शेप स्ट्रक्चर शो करते हैं। ये हो गया। अभी भी बोल रहा हूं, जिसने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा इससे रिलेटेड, स्ट्रक्चर रिलेटेड, तो उसको देख लेना, उसमें आसानी से समझाया हूं ये सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में। चलो, तो X-5 है अगर हमारे पास एलिमेंट, तो सिंपल इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, BRF5 ले लो, दोनों का सेम ले लेते हैं। तो ये क्या फॉर्मेशन करेगा, Br और एक लोन पेयर, और बाकी बचे 5, तो 5 क्या बन जाएंगे, एज अ बॉन्ड पेयर। कितना, 4 हुआ, और एक 5 हो गया। इसको स्ट्रक्चर को थोड़ा सा फ्लोरीन को नीचे रखना, क्योंकि लोन पेयर के कारण रिपल्सन करेगा, तो ये थोड़ा नीचे आएगा, मतलब ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन, यहाँ 3 2 5 सही है। ये कौन सा फॉर्मेशन करेगा, स्क्वायर पिरामिडल। इसका स्ट्रक्चर का नाम क्या है, स्क्वायर PYRAMIDAL, ठीक हो गया। X-7 है, X-7 मान लेते हैं, ये भी है, स्ट्रक्चर बना लेते, कहाँ बनाया, यही बना लेते हैं, X-7 है मान लेते हैं, मेरे पास कोई कंपाउंड है। इसका भी एक एग्जांपल ले लो, जैसे कि क्या ले लें एग्जांपल इसका, BRF7 ही ले लो, पर वो स्टेबल नहीं रहता है, फिर भी ले लेते हैं, BRF7 ही ले लो। तो इसका कुछ क्या बन जाएगा, इसमें कुछ लोन पेयर ही नहीं आएगा, पहली बात तो, मतलब ये स्ट्रक्चर कुछ, अगर मैं ब्रोमीन ले लेता हूं, तो इधर साइड 2 ठोक फ्लोरीन आ जाएगा, 2 4, और इधर क्या आ जाएंगे, टोटल 5। ठीक, ये इस तरह से स्ट्रक्चर आ जाएगा। ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये है अपना पिरामिडल, सॉरी पेंटागोनल बाय पिरामिडल, 5 2 7, हाँ पेंटागोनल बाय पिरामिडल। चलो, पेंटागोनल बाय स्क्वायर, पेंटागोनल बाय पिरामिडल, इडल स्ट्रक्चर, ठीक है। हो गया, चलो आगे बढ़।
तो ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स की जनरली आ गए हमारे पास नेचर, हमें मालूम चल गया कौन से किस तरह के स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करता है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1 मार्क्स में ज्यादातर स्ट्रक्चर ही पूछता है। तो इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट टॉपिक डाल लो इसी में, एज अ क्लोरीन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट है, मैंने बोला था इसका केस स्टडी भी अभी देखेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक डाल लो डाइक्लोरीन। डाइक्लोरीन, डाइक्लोरीन मतलब Cl2। हमारे पास अगर Cl2 है तो इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है? Cl2 जनरली डेकॉन प्रोसेस से बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में प्रिपेयर किया जाता है। डेकॉन प्रोसेस इसका क्या बोल सकते हैं, एक टाइप का इंडस्ट्रियल मेथड है डेकॉन प्रोसेस। तो डेकॉन प्रोसेस में होता क्या है, हम सिंपल HCl लेते हैं, उसकी रिएक्शन O2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ O2 कर देते हैं, तो अपने को Cl2 बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में और उसके साथ साथ H2, मतलब अपने पास एक्वस Cl2 अपने को बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में मिल जाता है। तो ये आ जाएगा मेरा पूरा का पूरा डेकॉन प्रोसेस। इंडस्ट्रियल मेथड समझ सकते हो किसकी, क्लोरीन की प्रिपरेशन की, DEACON डेकॉन प्रोसेस। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ जाते हैं। डेकॉन वैसे भी क्लोरीन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट है, मतलब इम्पोर्टेंट है एज अ बोल सकते हैं कि इसलिए कंपाउंड फॉर्मेशन के लिए डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन करता है। एज एक्सपेरिमेंटल वे में भी बोलेंगे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे फॉस्जीन गैस क्लोरीन का किस किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, अगर क्लोरीन की बात करेंगे तो एज अ मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है डिफरेंट। पहला तो क्या, वेजिटेबल्स, मस्टर्ड ऑयल वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, मस्टर्ड ऑयल्स बनाने के लिए क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा आ जाएगा अपना एज अ ब्लीचिंग एजेंट की तरह भी ये वर्क करते हैं, तो उसके लिए भी आ जाएगा। तीसरा एग्जांपल बात करेंगे तो एज अ फॉस्जीन की प्रिपरेशन, जो हमने 15 वाले ग्रुप में इसकी डिटेल में स्टडी की थी, ठीक है, उसके लिए भी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और भी बहुत सारे हैं, एक आध दो आप भी कमेंट में बता देना। चलो, तो डाइक्लोरीन जनरली डेकॉन प्रोसेस से प्रिपेयर की जाती है। केमिकल प्रॉपर्टी जस्ट इसके बाद जो एक लेक्चर निकलेगा उसमें पूरी की पूरी केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे। नेक्स्ट, हैलोजेंस, जो इंटर हैलोजेंस कंपाउंड्स हमारे पास हैं, इंटर हैलोजेंस कंपाउंड्स की एक अपनी प्रॉपर्टी होती है, मतलब इनका ऑक्सीडेशन करने की पावर बहुत ज्यादा होती है। तो नेक्स्ट डालो ऑक्सीडाइजिंग नेचर, OXIDISING, ऑक्सीडाइजिंग, NATURE, नेचर ऑफ इंटर हाइलोजन कंपाउंड, हाइलोजेंस कंपाउंड, ठीक है। इंटर हाइलोजेंस कंपाउंड्स की एज अ ऑक्सीडाइजिंग बोलेंगे तो एक बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं या फिर बेटर ऑक्सीडाइजिंग नेचर होता है इनका, ठीक। तो ये रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। जैसे फ्लोरीन की बात करूंगा तो फ्लोरीन सबसे खास आ जाएगा इसमें, उसका बहुत ज्यादा पावर होती है। तो रिस्पेक्टिव अपने पीरियड के सारे एलिमेंट्स को कर सकता है। फ्लोरीन किसको कर सकता है, क्लोरीन को भी कर सकता है ऑक्सीडाइज। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा ब्रोमीन को भी, फिर इसके बाद आयोडीन को भी। अगर क्लोरीन की बात करूंगा तो क्लोरीन किसको कर सकता है, ब्रोमीन और आयोडीन। आयोडीन की बात करूंगा तो आयोडीन किसी को नहीं, ठीक। ब्रोमीन की बात करूंगा तो ब्रोमीन सिर्फ आयोडीन। तो इसी तरह से डाउन द ग्रुप जाने से डिक्रीज करती है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो डाउन द ग्रुप जाने से डिक्रीज करती है। फ्लोरीन की बात कर लेता हूं, मान लेते हैं हमारे पास क्या है, हमारे पास है सिंपल F2, ठीक। इसकी रिएक्शन है, ये क्या किसको किसको ऑक्सीडाइज करेगा, ये। तो मान लेता हूं मेरे पास X है, X यहाँ क्या क्या मान के चलेंगे, X डैश मान लो इसको, X डैश नेगेटिव, X मानो सिर्फ X डैश भी मत मानो, X डैश मानो। तो ये कुछ इस तरह से बना लेगा, ये क्या बना जाएगा, F नेगेटिव हो जाएगा और उसके साथ साथ ये X2 बना लेगा, ठीक। तो इसको बैलेंस कर देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 और इसको यहाँ 2, कंप्लीट है। और यहाँ जो X आ जाएगा, यहाँ X इज इक्वल टू क्या हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। सिमिलर एलिमेंट्स दिखे। अब नेक्स्ट अगर इसी तरह से क्लोरीन के लिए लिखा जाए तो Cl2 प्लस 2X नेगेटिव, इसी तरह से ये क्या बना लेगा हमारा Cl नेगेटिव, 2Cl नेगेटिव और X2 और क्या हो जाएगा, न्यूट्रल स्टेट में आ जाएगा और X की जगह क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ब्रोमीन और आयोडीन। आखिरी बचा है उसको भी लिख लो, ठीक।
तो इसके आखिरी में क्या आ जाएगा हमारे पास, आखिरी में बचा है ब्रोमीन, Br2, यहाँ क्या आ जाएगा X डैश नेगेटिव, और ये ऑक्सीडाइज करेगा तो ये क्या फॉर्मेशन कर लेगा हमारे पास Br नेगेटिव 2 और ये X2, और यहाँ क्या हो सकता है X की जगह सिर्फ आयोडीन। तो ये इंपॉर्टेंट केस है, ये सारे के सारे को ऑक्सीडाइजिंग नेचर को या फिर ऑक्सीडाइजिंग एक्टिविटी को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ये हो गया। अब इंटर हैलोजेंस कंपाउंड जो हमारे पास बनते हैं, मतलब अगर वो सेल्फ के साथ ही रिएक्ट करें तो, मतलब अगर मैं बात करता हूं, इससे पहले मैंने एग्जांपल बताया था इसके बारे में, अगर क्लोरीन क्लोरीन के साथ ही रिएक्ट करे तो इन दोनों के बीच में ये मतलब ये खुद के साथ रिएक्ट कितना तेजी से कर सकते हैं, तो वो उसके हिसाब से अगर मैं लिखता हूं तो सिंपल उसकी सीरीज क्या हो जाएगी, इंटर हैलोजेंस की अगर बात करूंगा तो कुछ इस तरह से सीरीज आ जाएगी। सबसे ज्यादा आता है इन दोनों में से क्लोरीन क्लोरीन सबसे ज्यादा, ठीक है, नेक्स्ट आता है ये सबसे ज्यादा, इसके बाद ब्रोमीन ब्रोमीन, फिर इसके बाद आ जाता है फ्लोरीन फ्लोरीन, इसके बाद आयोडीन आयोडीन, ठीक है। इस तरह से इंटर हैलोजेंस कंपाउंड्स ये फॉर्मेशन कर सकते हैं। हो गया कंप्लीट। चलो तो एक चीज और लिख लो, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। तो वाई क्लोरीन इज ए स्ट्रॉन्ग ब्लीचिंग एजेंट, क्लोरीन एक स्ट्रॉन्ग ब्लीचिंग एजेंट की तरह क्यों काम करता है, क्योंकि सिंपल सा कारण है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीडाइजिंग नेचर क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। हमने देख लिया फ्लोरीन के बाद जस्ट क्लोरीन आता है और ये ब्रोमीन और आयोडीन तक को क्या कर सकता है, ऑक्सीडाइज, तो इसका ऑक्सीडेशन पावर बोल सकते हो बहुत ज्यादा है इस कारण से। नेक्स्ट, व्हाट इज द यूज ऑफ O2F2, O2F2 का यूज क्या है। O2F2 हमने पढ़ा था शुरू में, एक स्ट्रॉन्ग फ्लोरोसेनेटिंग एजेंट की तरह वर्क करता है, ठीक है। फ्लोरोसेनेटिंग एजेंट मतलब एक एग्जांपल देख लेते तो और ज्यादा चीज, मतलब अगर मेरे पास क्या है PuF6 है, ठीक है, PuF6 है, तो ये क्या कर सकता है, PuF6 से Pu को रिमूव कर सकता है, रिमूव कर सकता है। अगर मैं O2F2 का इस्तेमाल करता हूं तो ये PuF6 से क्या कर देगा, Pu को रिमूव कर सकता है और एज अ न्यूक्लियर फ्यूल को प्रिपेयर करने में मदद करता है, ठीक है। ये हो गया मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरीन, तो देख लिए क्या क्या अपना आ जाएगा, फॉस्जीन की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है, ऑक्सीक्लोराइड्स की बनाने के लिए, नेक्स्ट आ जाएगा मस्टर्ड ऑयल्स बनाने के लिए, ब्लीचिंग एजेंट की तरह, तो बहुत सारे हैं। चलो तो ये हो गया, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो फिर कंप्लीट करते हैं। तो ये वीडियो बस यहीं तक, और मिलते हैं अगले वीडियो पे जहां हम करेंगे और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज की बात। और धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।